गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की अपनी क्लास है सातवाहन प्रशासन। दोस्तों सातवाहन शासक है वो शकों के अनुकरण पर स्वामीन की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? स्वामीन की उपाधि धारण करते थे। किन के अनुकरण पर? शकों के अनुकरण पर। तो सातवाहन शासक है वो शकों के अनुकरण पर स्वामीन की उपाधि धारण करते थे। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं पुलवामी ने महासेनापति नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो महासेनापति नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? गौतमीपुत्र सातकर्णी व पुलमावी। गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं पुलमावी ने महासेनापति नामक अधिकारी की नियुक्ति की। दोस्तों कार्ले एवं कनहरी लेखों में महारटी एवं महाभोज जैसे सामंतों का उल्लेख है। कहाँ पे है दोस्तों? कार्ले एवं कनहरी लेख। कार्ले एवं कनहरी लेख में, कार्ले एवं कनहरी लेख में दोस्तों महारटी एवं महाभोज, महारटी व महाभोज। तो कार्ले एवं कनहरी लेखों में महारटी एवं महाभोज जैसे सामंतों का उल्लेख है। ये स्थानीय प्रशासन हेतु जिम्मेदार थे। जो महारटी एवं महाभोज कार्ले एवं कनहरी लेख में उल्लेख हुआ इनका, ये जो महारटी एवं महाभोज है ये स्थानीय प्रशासन हेतु जिम्मेदार थे। दोस्तों हाल की जो बुक थी गाथा सप्तशती, उसमें ग्रामिक का उल्लेख है। किसमें? हाल की। हाल कौन था दोस्तों? आपको पढ़ाया था। हाल है वो सातवां प्रशासन का, सातवां शासनकाल का 17वां शासक था। ये हाल एक कवि भी था दोस्तों। इसने हाल ने गाथा सप्तशती, हाल की जो हाल है दोस्तों गाथा सप्तशती में ग्रामिक का उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया? ग्रामिक का उल्लेख। तो ग्रामिक का उल्लेख कहाँ हुआ है? हाल की गाथा सप्तशती के अंदर। दोस्तों वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के कार्य लेख, ये कार्य लेख किसका है? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का। किसका? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का। तो दोस्तों वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के कार्य लेख में कारीगरों से लिया गया राजस्व, कारीगरों से एक राजस्व लिया जाता था, उसको दोस्तों बोलते थे कारूकर। कारूकर तथा माप तो देखो कारीगर से लिया जाता था कारूकर। तो कारीगरों से कौन सा कर लिया जाता था, या कारीगरों से कौन सा राजस्व लिया जाता? कारूकर। तथा माप जोक के आधार पर लिए गए, माप जोक है ना, उनके आधार पर एक कर और लिया जाता, उसको बोलते थे देमे। क्या? देमे। माप जोक, माप जोक के आधार पर जो कर लिया जाता उसको बोलते थे दोस्तों देमे, देमे। तो दोस्तों जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के कार्य लेख में कारीगरों से लिया गया राजस्व कारूकर, कारीगरों से लिया गया राजस्व कारूकर, और माप जो के आधार पर लिए गए कर है देमे, इस कर का उल्लेख मिलता है। कटक एवं स्कंदवार सैनिक बस्तियां एवं सैनिक शिविर थे। क्या थे? कटक व स्कंदवार। तो दोस्तों कटक एवं स्कंदवार है ये सैनिक बस्तियां एवं सैनिक शिविर थे। तो सैनिक बस्तियां एवं सैनिक शिविर थे, सैनिक बस्तियां एवं सैनिक शिविर। तो कटक एवं स्कंदवार क्या थे? सैनिक बस्तियां एवं सैनिक शिविर थे। तो दोस्तों अपन इसके मौर्य काल सातवाहन प्रशासन के पश्चात पढ़ते दोस्तों मौर्य युगीन सिंचाई व्यवस्था, मौर्य युगीन सिंचाई व्यवस्था। दोस्तों नहपान के नासिक लेख से विदित होता है कि नहपान है उसके दामाद ऋषभदत्त ने जलाशय निर्माण में अत्यधिक रुचि दिखाई। कहाँ से होता है? नहपान के नासिक लेख से। तो नासिक लेख किसका है? नहपान का।
तो नेहपान के नासिक लेख से विदित होता है कि नेहपान और उसके नेहपान के दामाद थे ऋषभदत्त, इन दोनों ने जलाशय निर्माण में अत्यधिक रुचि दिखाई। दोस्तों नासिक लेख में उद्ययंत्रिक ये नासिक लेख है, इसमें उद्ययंत्रिक अर्थ होता है सिंचाई यंत्र था, ये उसका उल्लेख हुआ है। तो नासिक लेख में उद्योग यंत्र का उल्लेख हुआ है। तो उद्योग यंत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? नासिक लेख में। नासिक लेख में दोस्तों नेहपान एवं ऋषभदत्त कौन था? नेहपान का दामाद। इन दोनों ने जलाशय निर्माण में अधिक रुचि दिखाई। दोस्तों गाथा सप्तशती जो किताब है किसकी? गाथा सप्तशती हाल की। इसमें दोस्तों कहा गया कि रेहट मेडिया या अहर मेडिया है, रेहट का उल्लेख है। तो रेहट का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? रेहट का उल्लेख वो मिलता है गाथा सप्तशती के अंदर। गाथा सप्तशती के अंदर अपन को रेहट का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति और विष्णु स्मृति में सत्तू सिंचाई को नष्ट करने वाले को पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तुम सिंचाई को जो नष्ट करता है तो मनु स्मृति व विष्णु स्मृति, मनु स्मृति एवं विष्णु स्मृति के अंदर जो सिंचाई को नष्ट करने वालों पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इन दोनों के अंदर जो सिंचाई को समाप्त करता है, वो नष्ट करता है, उसको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है इन दोनों में। दोस्तों मौर्योत्तर काल में रोम और मध्य एशिया में अल्टाई पहाड़ियों से सोना आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? रोम और मध्य एशिया से अल्टाई पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? अल्टाई पहाड़ियाँ। ये अल्टाई पहाड़ियों से रोम एवं मध्य एशिया से अल्टाई पहाड़ियों से सोना आ रहा था। टोलमी अंध्रकलिंग में स्थित पेलोरा या दंतपुर में हाथीदांत का केंद्र बताता है। किस कौन बताता है? टोलमी। टोलमी क्या बताता है अपन को? टोलमी बताता है दोस्तों, ये टोलमी है, ये बताते हैं अंध्रकलिंग। अंध्रकलिंग में स्थित है दोस्तों पेलोरा। क्या पेलोरा या दंत दुर्ग है? दंतपुर है। कलिंग बताता है दोस्तों टोलमी बताता है कि अंध्रकलिंग में स्थित पेलोरा या दंतपुर को हाथीदांत का केंद्र बताता है। इस दंतपुर को या पेलोरा को कलिंग के अंदर अंध्रकलिंग अंदर स्थित है, इसको बताता है हाथीदांत का केंद्र बताता है। दोस्तों व्यापार और व्यवसाय वो श्रेणियां करती थी, जिसको सातवां अभिलेख में कुलिक निगम कहा गया। क्या कहा गया? कुलिक निगम। कुलिक निगम कहा गया है। तो कुलिक निगम किनको कहा गया है दोस्तों? ये कुलिक निगम है, ये व्यापार व्यवसाय श्रेणियां हैं वो करती थी, जो सातवां अभिलेख में इसको कुलिक निगम कहा गया है। दोस्तों सरणी के कार्यालय को निगम सभा कहते हैं। तो सातवां काल में व्यवसाय कौन करती? श्रेणियां। तो ये श्रेणी है दोस्तों, इस श्रेणी के जो कार्यालय है उसको निगम सभा कहा है, निगम सभा कहा है। नासिक के दो लेखों में कर्म से तेंतुवाय एवं कुंभकार श्रेणी का उल्लेख हुआ है। नासिक दो लेखों में, तो नासिक लेख है नेहपान का, उस लेख के अंदर दोस्तों अपन को तेंतुवाय होता है दोस्तों बुनकर। क्या होता है? बुनकर एवं कुंभकार का उल्लेख मिलता है। तो कुंभकार एवं तेंतुवाय का उल्लेख कहाँ मिलता है? नासिक लेख के अंदर। दोस्तों मिलिंदपनों में 75 उद्योगों का एवं महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है। मिलिंदपनों में 75 उद्योगों का और दोस्तों महावस्तु के अंदर 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है। तो मिलिंदपनों में 75 तो मिलिंदपनों में उद्योग का उल्लेख मिलता है और महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। शिल्पियों को उल्लेख में जैसे दोस्तों कोलिक है, कोलिक बोलते हैं, बुनकुरु को भी बोलते हैं। एक गंधिक मतलब इत्र बनाने वाला। इन 50 प्रकार के 36 प्रकार का उल्लेख मिलता है किसके अंदर? महावस्तु के अंदर। दोस्तों करीमनगर में से लोहे की दुकानें मिली है। कहाँ से मिली हैं? करीमनगर से। खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी में के स्थल पर शिशुपालगढ़ में जो खुदाई हुई है उसमें रोम की कई वस्तुएं मिली है। कहाँ मिली है? खारवेल है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है कलिंग नगरी। दोस्तों इस खारवेल की जो राजधानी है कलिंग नगरी, इस स्थल की खुदाई पर शिशुपालगढ़ में जो खुदाई हुई, इस स्थल में कहाँ, इस स्थल पर कहाँ पे? शिशुपालगढ़ है।
शिशुपालगढ़ में जो खुदाई हुई उसमें रोम की कई वस्तुएं मिली है, रोम की कई वस्तुएं अपन को प्राप्त हुई है। दोस्तों सातवाहनों की स्मृति का आधार उनका आंतरिक एवं बाह्य व्यापार ही था। इस व्यापार का उल्लेख दोस्तों जो ये जो सातवाहनों का जो व्यापार था ना, इसका उल्लेख है दोस्तों वो पेरिप्लस पुस्तक में मिलता है। कहाँ मिलता है अपन को? पेरिप्लस पुस्तक में भी मिलता है। इसमें भी दोस्तों 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। कितनी बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का तथा टोलमी की ज्योग्राफी का में भी तत्कालीन व्यापार वाणिज्य का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है? प्लिनी की बुक का नाम था नेचुरल हिस्टोरिका तथा दोस्तों टोलमी की ज्योग्राफी। तो प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका तथा टोलमी की ज्योग्राफी में भी तत्कालीन व्यापार वाणिज्य का उल्लेख अपन को मिलता है। दोस्तों प्लिनी का कथन है, जो ये प्लिनी है इसका कथन है कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। वे विलासिता की सामग्री मंगाने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेक्टर्स व्यय कर रहा है। ये बात किसने की थी? प्लिनी ने। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं सातवाहन काल के बंदरगाह। तो अपन देखो पेरिप्लस में अपने कितने बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? 24। इसलिए इनके बंदरगाह है वो समृद्ध थे। देखो ये बंदरगाह दोस्तों इनके जो पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे? पश्चिमी तट पर दोस्तों पश्चिमी तट के अंदर अपन को बारबेरिकम, भड़ोच, सोपारा, सुअर और सेमुएला का दोस्तों चोल भी कहा जाता है, एवं कल्याण प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों। तो पश्चिमी तट पे सातवां शासन काल के पश्चिमी तट पे जो प्रमुख बंदरगाह थे वो थे बारबेरिकम, बेडोच, सोफारा, सुअर और सेमुएला, इसको चोल भी कहा जाता है, एवं कल्याण, ये प्रमुख बंदरगाह थे। दोस्तों बारबेरिकम में पटाला बंदरगाह है वो सिंध में था। बारबेरिकम और ये दोस्तों पटाला बंदरगाह था, ये दोनों सिंध के अंदर था। और बेडोच है, ये बेडोच को दोस्तों भृंगुकस भी बोला जाता है। ये बेडोच है सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। बेडोच है ये सबसे जो बेडोच है ये सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था दोस्तों। इसे यूनानियों ने वेरिगाचा कहा है। क्या कहा है? वेरिगाचा या वेरिगाचा का है। दोस्तों ये पश्चिम भारत की सर्व प्रमुख मंडी थी। कौन सी थी? बेडोच। बेडोच को क्या कहता है? भृंगुकच। जिसे यूनानियों ने क्या कहा है? वेरिगाचा कहा है। और ये पश्चिमी भारत की सर्व प्रमुख मंडी थी। दोस्तों सोपारा है, ये सोपारा सबसे प्राचीन बंदरगाह था। तो सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सोपारा। और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह बेडोच। तो सोपारा है ये सबसे प्राचीन बंदरगाह था। कल्याण सबसे बड़ा बंदरगाह था। और ये कल्याण ये सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन सोपारा। प्राचीन तो सबसे प्राचीन सोपारा और सबसे बड़ा कल्याण और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह बेडोच। दोस्तों पूर्वी तट पे ये तो थे पश्चिमी तट पे बंदरगाह। अब पढ़ते अपन पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर पूर्वी तट पर दोस्तों एक बंदरगाह था, उसका नाम था कंटककोसिल। कंटककोसिल एक था दोस्तों। कंटककोसिल मतलब एक कोंदूर। एक था अल्लो सिंगे। एक बंदरगाह का नाम था दोस्तों करम्बिया। एक गंभीर। एक बंदरगाह था सेरिया। ये
पूर्वी तट पे बंदरगाह थे। तो दोस्तों पूर्वी तट पे जो बंदरगाह थे उनमें जो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे पूर्वी तट पे, वो थे दोस्तों कर्णकोशिल बंदरगाह, एक कोदूर, एक अल्लो सिंगे, एक करम्बिया, एक गंभीर, एक सरिया। व्यापारिक नगरों में पैठन, तगर, जुनार, कारहाटक, विजयपुरी, धान्य कटक थे। तो व्यापारिक नगरों में कौन कौन प्रसिद्ध है? व्यापारिक नगरों के अंदर पैठन, तगर, जुनार, कारहाटक, विजयपुरी एवं धान्य कटक थे। ये थे दोस्तों बंदरगाह, आपने विस्तार से पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं दोस्तों सातवां कालीन सिक्के। दोस्तों कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जिनका वजन 124 ग्रेन होता था। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे का सिक्का जारी किया था। दोस्तों सातवाहनों का प्राचीनतम जो ताम्र सिक्का है जिस पर दोस्तों मात्र नाम अंकित है वो नेवासा से मिले। कहाँ से मिला है? नेवासा से। नेवासा से क्या मिला है? सातवाहनों का प्राचीनतम ताम्र सिक्का। ये ताम्र सिक्का था, ताम्र सिक्का। तो सातवाहनों का प्राचीनतम ताम्र सिक्का जिस पर मात्र नाम अंकित है। क्या नाम अंकित है? मात्र नाम अंकित है। वो नेवासा से मिला अपन को। कहाँ से मिला? नेवासा से मिला अपन को। दोस्तों पेडाडा बोर्ड में सातवाहनों के सिक्के बहुतायत में मिले। कहाँ से मिले हैं? पेडडा बाकुंड। इसको दोस्तों ये पेडेडा बाकुंड ये धुल्लीकट्टा के पास में था। कहाँ था? धुल्लीकट्टा के पास में। दोस्तों यहाँ पेडावा कांडूर से सातवाहनों के सिक्के मतलब बहुत सारे मिले हैं जो कि सातवाहनों का टकसाल के अंदर था। ये सातवाहनों का टकसाल के अंदर था, टकसाल के अंदर। तो सातवाहनों का टकसाल के अंदर कहाँ था? वो था दोस्तों पेडा बाकुंड के अंदर। महाराष्ट्र के आदम या नागपुर में रोमन स्वर्ण मुद्राओं के संग्रह के साथ सातवाहन काल के 6000 सिक्के मिले हैं। कहाँ पे से मिले हैं? महाराष्ट्र के आदम मतलब नागपुर से। आदम या नागपुर से रोमन स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह के साथ सातवाहन काल के 6000 सिक्के मिले हैं यहाँ से अपन को। दोस्तों सातवाहनों की दोस्तों मुद्रा है वो शीशा, चांदी और मिट्टी, तांबा और कांसा की थी। तो सातवाहनों की मुद्रा है वो शीशा, चांदी, मिट्टी, तांबा, कांसा की थी। नेवासा से ही उनकी शिष्य की मुद्राएं मिली है। जो नेवासा है यहाँ से अपन को शिष्य की मुद्राएं मिली है। शिष्य की मुद्राएं यहाँ से ताम्र मुद्रा भी मिली है और शिष्य की मुद्रा भी मिली है। तो नेवासा से सातवाहनों की शिष्य की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं पर दोस्तों राजशिर, चक्र, चैत्य, स्वास्तिक, उज्जैन चिन्हों की आकृति मिली। किन किन चिन्हों की आकृति मिली है अपन को? ये जो चांदी शीशे के सिक्के मिले हैं इनमें राजशिर, चक्र, स्वास्तिक और उज्जैन, इन चिन्हों की आकृति अपन को यहाँ से अंकन मिला है। सातवाहनों ने सोना बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग किया इसलिए सोने का सिक्का नहीं चलेगा। सातवाहन शासनकाल में सोने का सिक्का नहीं था। नागनिका के नानाघाट अभिलेख एवं नेपाल के नासिक अभिलेख में कांसापर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है। कौन सिक्के का उल्लेख मिलता है? कांसापर्ण सिक्के का। कांसापर्ण सिक्के का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख से एक तो मिलता है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से, एक नेहपान के नासिक अभिलेख से। नेहपान के नासिक अभिलेख और नागनिका के नानाघाट अभिलेख से कांसापर्ण सिक्कों का उल्लेख मिला है। सातवाहनों ने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सबसे पहली बार रजत के आवक्ष प्रकार के सिक्के चले। तो सबसे पहली बार रजत के आवक्ष सिक्के किसने चले? रजत के आवक्ष सिक्के, आवक्ष प्रकार के सिक्के किसने चले? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो सातवाहनों ने जो सातवाहन है उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सबसे पहली बार रजत पर आवक्ष प्रकार के सिक्के चले। दोस्तों ये सिक्के अपन को छत्तीसगढ़ के बालागढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? जो रजत के आवक्ष प्रकार सिक्के अपन को प्राप्त हुए ये हुए हैं छत्तीसगढ़ के बालागढ़ से।
तो छत्तीसगढ़ के बालागढ़ से प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों पर राज सिर का अंकन मिला है। दोस्तों इन सिक्कों के पश्चात अपन पढ़ते हैं प्राचीन भारत में सरणियाँ। प्राचीन भारत में सरणियाँ। दोस्तों पणि नामक जो व्यापारी है उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है अपन को? ऋग्वेद से मिलता है। तो पणि नामक व्यापारी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सरणियों की सबसे जो लंबी सूची है अपन को दोस्तों वो मिलिंद पनों में मिलती है। जो सरणियों की सबसे जो लंबी सूची है अपन को वो मिलती है मिलिंद पनों के अंदर। ठीक है दोस्तों। सातवां काल में इन सरणियों को कुलिक निगम कहा जाता था। तो सातवां काल में इन सरणियों को क्या कहा जाता था? कुलिक निगम। कुलिक निगम किनको कहा जाता? जो ये सरणियाँ थी इनको कुलिक निगम कहा जाता था सातवां काल के अंदर। निगम को दोस्तों आयतन भी कहा जाता था। क्या आयतन? निगम है इसको दोस्तों आयतन भी कहा जाता था। और सरणी का जो प्रमुख था वो था मतलब सेठी ज्येष्ठक आदि, मतलब जो सरणी है सरणी का प्रमुख है। एक तो दोस्तों तो नाम श्रेष्ठिन भी बोल सकते हैं, एक सेठी भी था और एक था ज्येष्ठक। ये सरणी के प्रमुख थे। नेहपान क्या नासिक अभिलेख एकमात्र अभिलेख है दोस्तों। नेहपान का नासिक अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाली ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण होता है। नेहपान के नासिक अभिलेख से, कहाँ से? नेहपान के नासिक अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण है। पटवा या तेंतुआ आपको बताया था पिछली बार। पेटवा या तेंतुआ एक इनको कहा जाता है बुनकरों को। पेटुआ या तेंतुआ यह रेशम बुनकर या जुला, इनकी सरणियों का उल्लेख अपन को शक क्षेत्र नेहपान के नासिक लेख से तथा कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कहाँ से है? नेहपान के नासिक अभिलेख से, नासिक लेख से तथा दोस्तों वो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त कौन सा? प्रथम, उसके मंदसौर अभिलेख से हैं। तो नेहपान के नासिक लेख एवं कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में पेटवा या तेंतुआ ये मतलब रेशम बुनकर या जुला थे, इन सरणी का उल्लेख अपन को मिलता है। तो दोस्तों इनमें सरणियों में अपन पढ़ते हैं सरणी धर्म। सरणी धर्म क्या था? दोस्तों ये सरणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठ था। तो सरणी है इस न्यायालय का जो महान प्रधान था वो महाश्रेष्ठी था। कौन था? महाश्रेष्ठी था। दोस्तों एक था वेदेक या वैदिक, वैदेक या वणिक। तो वैदिक या वणिक कौन थे? ये साधारण व्यवसायी थे। साधारण व्यवसायी। तो साधारण व्यवसायियों को तो साधारण व्यवसायी थे उनको दोस्तों वैदिक या वणिक कहा जाता था। एक था दोस्तों सातवाहन। ये दोस्तों व्यापारिक लोग थे जो सार्थ को मतलब कारवा। सार्थ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो ये सार्थ है, सार्थ का अर्थ होता है कारवा, मतलब कारवा बनाकर चलते थे। तो सार्थ का अर्थ होता है कारवां। ये कारवां बनाकर चलते थे जिसमें प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। तो जो ये कारवां बनाकर जो चलते थे जो व्यापारी, उनका जो प्रमुख होता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। तो कौटिल्य ने विदेशी सार्थों का उल्लेख किया। किसने किया है? कौटिल्य ने विदेशी सार्थों का उल्लेख किया है। दोस्तों एक अपन को पढ़ते हैं भंडगारिक। क्या? भंडगारिक। भंडगारिक जो भंडगारिक था ये भंडगारिक दोस्तों विभिन्न सरणियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए इस अधिकारी की नियुक्ति होती। ये विभिन्न सरणियों के बीच एकता स्थापित करता था। तो विभिन्न सरणियों के बीच एकता स्थापित करने वाला अधिकारी कौन था? भंडगारिक था। एक अपन दोस्तों पढ़ते हैं शंभु स्मुथान।
संभूय, समुत्थान। दोस्तों ये स्मृतियों में वर्णित व्यापारियों द्वारा किए जाने वाला साझा व्यापार था। व्यापारियों द्वारा किए जाने वाला साझा मतलब 20 का जो साझा एकदम जो साथ में व्यापार करते हैं वो साझा व्यापार था। ऐसे व्यापारी नियमों को समय भी कहा जाता था। तो ये मतलब ये इस संभूय समुत्थान है दोस्तों, ये व्यापारी द्वारा किया जाने वाला साझा व्यापार था। क्या था? व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला साझा हुआ है, व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला साझा व्यापार। दोस्तों ऐसे व्यापारियों को या ऐसे ये जो व्यापार थे, इस व्यापारियों से संबंधित नियम है, मतलब व्यापारियों से संबंधित नियम को सम्य कहा जाता था। क्या होता? सम्य। एक था दोस्तों सरणी मोहर, सरणी मोहर। ये तक्षशिला से प्राप्त सिक्कों पर नगम, कौशाम्बी से प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर इत्र निर्माण करने वाले सरणी गंधिक का नाम अंकित है। ये जो सरणी मोहर है, अपन मोहर है कहाँ से प्राप्त हुई सरणियों की? एक मिनट दोस्तों, तक्षशिला से प्राप्त हुई है। कहाँ से? तक्षशिला से। तक्षशिला से प्राप्त सिक्कों पर दोस्तों नगम और कौशाम्बी से दोस्तों ताम्र मुद्रे प्राप्त हुई। उसमें इत्र निर्माण करने वाली इत्र निर्माण करने वाले सरणी कौन सी थी दोस्तों? उसका नाम था गंधिक कानम, उसका अंकन हुआ है। तो सरणी मोहरों के अंदर दोस्तों तक्षशिला से प्राप्त सिक्कों पर नगम और कौशाम्बी से प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर इत्र निर्माण करने वाली सरणी गंधिक कानम अंकित है। वैशाली से प्राप्त सरणियों की मोहरों पर सरणी सार्तवा, कुलिक निगम, सृष्टि कुलिक निगम आदि का अंकन वहाँ है। कहाँ है? वैशाली से प्राप्त है। ये तक्षशिला से नगम, कौशाम्बी से गंधिक कानम और वैशाली से जो अपन को मोहरें मिली है उसमें सरणी सार्तवा, कुलिक निगम, सरणिक सार्तवा, कुलिक निगम और सृष्टि कुलिक निगम, इनका अंकन या ये उल्लेख मिलता है। कहाँ से? वैशाली से। तो दोस्तों ये अपन पढ़ता है दक्षिण भारत में सरणी संगठन, दक्षिणी भारत के अंदर सरणी संगठन सातवां शासन काल में कैसा था? दोस्तों वैशाली से सरणी सार्तवा और कुलिक निगम और सृष्टि कुलिक निगम, इन मतलब मोहरों पर ये इनका उल्लेख हुआ है। और तक्षशिला से नगम का और कौशाम्बी से इत्र निर्माण करने वाले गंधिक कानम का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारत में सरणी संगठन। दोस्तों दक्षिण में सरणी संगठनों को अभिलेखों में सम्या कहा गया है। क्या कहा गया है? सम्या। दक्षिण में सरणी संगठनों को अभिलेखों में सम्या कहा गया है। अंजुमनम विदेशी व्यापारियों का संगठन था। अंजुमनम क्या था? अंजुवनम ये था दोस्तों विदेशी व्यापारियों का संगठन, विदेशी व्यापारियों का संगठन। तो विदेशी व्यापारियों के संगठन को क्या बोला जाता था? अंजुवनम। नगरों में व्यापारियों का व्यापक संगठन था। नगरों में व्यापारियों का क्या एक व्यापक संगठन था। इनको क्या बोला जाता दोस्तों? इनको बोलता वलिजियम या वलिजियर, वलिजियर या वलिजियर, वलिजियम या वलिजियम या वलिजियर। तो वलिजियम या वलिजियर किसको बोलता? नगरों में व्यापारियों का व्यापक संगठन है उसको, मतलब व्यापारी को जो व्यापक संगठन होता था नगरों के अंदर, नगरों में व्यापारियों का जो संगठन होता था उसको बोला जाता था। तो नगरों में व्यापारियों का संगठन को वलिजियम या वलिजियर बोला जाता था।
नगरों में व्यापारियों के निगम को, जो व्यापारियों के निगम है उसको नगर हटाते था, उनके अधीन रहने वाली भूमि को नगर के दिन कहा जाता था। तो नगरों में व्यापार के निगम को क्या बोला जाता? नगर टेटार। नगर टेटार क्या थे दोस्तों? नगर टेटार थे नगरों में व्यापारियों का निगम, उसको बोला था। तो नगरों में व्यापारियों का निगम है उसको नगर टेटार बोला जाता था, और उसको अधीन रहने वाली भूमि है उसको नगर केकनी कहा जाता था। नगर केकनी। नगर केकनी क्या था दोस्तों? ये था मतलब जो नगरों में व्यापार निगम है वो इनको जो अधीन रहने वाली भूमि है उसको, अधीन रहने वाली भूमि को, इनके जो अधीन भूमि रहती थी ना उनको नगर केकनी बोला जाता, अधीन रहने वाली भूमि। तो दोस्तों नगरों में व्यापारियों के निगम को क्या बोला जाता? नगर टेटार। नगर टेटार। और इनके जो ये नगर टेटार है मतलब इन व्यापारियों का निगम, उनके जो अधीन जो भूमि रहती थी उसको बोलते थे दोस्तों नगर किन। नगर के किन। दोस्तों एक है नगरम। क्या है? नगरम। नगरम है दोस्तों यह है व्यापारियों का स्थानीय संगठन। व्यापारियों का स्थानीय संगठन। व्यापारियों का स्थानीय संगठन। तो व्यापारियों के स्थानीय संगठन को नगरम बोला जाता था। एक है दोस्तों मानामिकिन। मानामिकिन यह जल व्यापारी थे। क्या थे? जल व्यापारी। जल व्यापारी थे दोस्तों। वही मासुतोवान थल व्यापारी थे। ये तो जल व्यापारी थे माना मिस्किन, और जो जल थल व्यापारी थे उसको बोलते थे दोस्तों मासातुवान। माहतुवान थे वो थल व्यापारी थे। थल व्यापारी। तो जो जल के अंदर व्यापार करते थे वो मानामिकिन, और जो थल के अंदर जो व्यापार करते थे उसे मासातुवान बोला जाता था। दोस्तों जो सोने का व्यापार करते थे उसे बोलते थे पौणवणिक। पौणवणिक था सोने का या स्वर्ण व्यापारी। और जो घोड़े का व्यापार करता था उसको बोलते दोस्तों कुदिरी चट्टी। कुदिरी चट्टी कौन था? जो घोड़े का व्यापार करता था। जो घोड़े का व्यापार करने वाला कुदिरे चट्टी। और दोस्तों अर्ध स्वतंत्र व्यापारियों को जो संगठन है, अर्ध स्वतंत्र, जो आधे स्वतंत्र थे आधे व्यापारियों के अधीन या बिल्कुल कार्य करते थे, उसको दोस्तों बोला जाता था मणिग्रामम। मणिग्रामम। तो मणिग्रामम किनको बोला जाता? अर्ध स्वतंत्र। अर्ध स्वतंत्र व्यापारियों का संगठन। अर्ध स्वतंत्र व्यापारियों का संगठन है मणिग्रामम। और बाह्य देशों के साथ व्यापार अनुसंधान, जो बाहर के देशों के साथ जो व्यापार अनुसंधान व्यापारी होते थे उसको बोला था दोस्तों नाना देशी। क्या? नाना देशी। नाना देशी कौन होते थे? जो बाह्य देशों से व्यापार करते थे। बाह्य देशों के साथ व्यापार करने वाले। तो बाह्य देशों के साथ व्यापार करने वाले नाना देशी। दोस्तों चोल शासकों के समय 11वीं सदी में नागपट्टनम बंदरगाह की प्रधानता हो गई थी, और चोल शासकों ने सुरक्षित वाणिज्य के वे नगर है वो एरीवीटी पट्टनों की स्थापना की। तो चोल शासकों के समय बाद में दोस्तों सातवाहनों के बाद चोल शासकों टाइम दोस्तों 11वीं सदी के अंदर नागपट्टनम बंदरगाह है इसकी प्रधानता हो गई थी। किसके अंदर? चोल शासन काल के अंदर। और चोल शासकों ने सुरक्षित वाणिज्य नगर था, जो सुरक्षित वाणिज्य नगर था वो था दोस्तों एरीवीरपट्टनम।
तो थैंक यू दोस्तों, आज का 7वां शासनकाल अपन का संपूर्ण हो चुका है। और जो भी PDF या नोट्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।